So today we will do the revision between Middle Asia and India. We will discuss about the cultural relationship. ठीक है, cultural relationship of India and your what central बोलो या middle बोलो एशिया. ठीक है, यानी कि मध्य एशिया के साथ एशिया में भारतीय संस्कृति. क्लियर है. सो इन दिस देखो, अब ये पार्ट मेनली कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको स्टडी करेंगे. अगर उन देशों को कंसंट्रेट करें तो मध्य एशिया में हमारे क्या क्या पढ़ेंगे. मध्य एशिया में हमारे क्या क्या होंगे. तिब्बत होगा, भारत है, अफगानिस्तान है, ठीक है. और क्या क्या पड़ेगा. चीन पड़ेगा, रूस पड़ेगा, रशिया पड़ेगा और मंगोलिया पड़ेगा. ठीक है, आप मैप में भी इसे देखना तो आपको पता चल जाएगा. क्लियर. अब देखो, जब हम इस मध्य एशिया के साथ हमारे कल्चरल रिलेशनशिप या सांस्कृतिक संबंधों के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ध्यान में रखनी है. एक आपका सिल्क रूट और एक आपका जो सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर है, वो हमारे बामियान में है. ठीक है, और ये बामियान कहाँ पे पड़ेगा, उस समय टाइम के में आइए अफगानिस्तान में है. तो ये दोनों ही मेनली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं भारतीय संस्कृति, अगर ये हमारे सेंट्रल एशिया में है. बट वी विल डिस्कस दिस थिंग वेरी डीपली एंड वन बाय वन. ठीक है. सो आई होप प्लीज़ टेक आउट योर नोट्स जो हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था. इफ़ यू डोंट हैव देन यू कैन गेट फ्रॉम देयर माय यूट्यूब फ्रेंड्स टू. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले तो हम लोग सिल्क रूट के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सिल्क रूट एक्चुअली चाइना ने बनाया. ठीक है. वाई? क्योंकि उनको जब हमारे इस मध्य एशिया में या इस तरफ आने में आपके जो व्यापार करना होता था, ट्रेडिंग करनी होती थी, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हर्डल्स वो क्या करते थे, फिर भी आना जाना ये सारी चीज़ें हुई. ठीक है. तो फिर क्या हुआ कि वहाँ का एक राजवंश था जिसे हम लोग हांग राजवंश कहते हैं. ये तो उन्होंने क्या किया कि 200 ईसा पूर्व से लेके दूसरी शताब्दी तक एक मार्ग बनाया जिसे हम लोग रेशम मार्ग या सिल्क रोड कहते थे. ठीक है. तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारे जो चीन है इसका जो पश्चिमी छोर से लेके ये इसके आपके जो बहुत दूर तक फैला है. ठीक है, पश्चिम छोर तक फैला हुआ है. मतलब ये चीनी साम्राज्य के अंदर में उत्तर से लेके पूरा पश्चिमी छोर तक फैला हुआ था. और बनाया किसने था इसको, हांग राजवंश ने. क्लियर है. तो एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं. ठीक. तो हम क्या देखेंगे कि जो चीन से व्यापारी को बहुत व्यापारियों एक्चुअली रियों लिख दो, व्यापारियों को बहुत क्या होता था, प्रॉब्लम्स होते थे, दिक्कत होती थी, कठिनाई होती थी. कठिनाई. ठीक है. किस लिए कठिनाई होती थी, यहाँ से गुजर मतलब इस रूट से जब सेंट्रल मार्ग से इनको सेंट्रल एशिया से होकर क्या करना पड़े, अगर ट्रेडिंग करने के लिए. ठीक है. सो फॉर दैट देन ऑल्सो दे डू दिस थिंग, देन ऑल्सो दे cross it apart from so much hurdles, ठीक है. बट फिर हमारे एक शासक थे जिसका नाम था शासक कौन थे, हांग राजवंश. ठीक है. कहाँ के, चीनी शासक थे, चीनी थे. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मध्य एशिया के देशों को ठीक है, मध्य एशियाई देशों को जोड़ते हुए
जो मार्ग चीनी व्यापारियों के लिए बनाया, चीनी व्यापारियों के लिए बनाया, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हम रेशम मार्ग कहते हैं, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ओके, अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि इस सिल्क रूट्स के लिए हमें 50 वर्ड लिख के दो, ठीक है। या जो ऑप्शंस वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्या बोलेंगे कि ये कहाँ कहाँ से फैला था, या किन किन देशों को जोड़ता था, या किस राजवंश ने इसको बनाया था। तो इसके हिसाब से ये आ सकता है, बिकॉज मध्य एशिया में यही दोनों पॉइंट जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू राइट योर इंटायर सिल्क रूट, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना है हम लोग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट। क्लियर? तो अब देखो, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये प्राचीन सिंधी सभ्यता में, प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में डिस्कस है, व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। निर्माण कब हुआ इसका? निर्माण कब हुआ इसका? 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से लेकर आपके दूसरी शताब्दी तक। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट अब क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। हांगचे राजवंश हमने बता दिया है, तो इसके लिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बता दिया है कि ये कहाँ तक था। यह मार्ग पहले, यह मार्ग आपके कहाँ से कहाँ तक था? चीनी साम्राज्य के आपके अंदर था, ठीक है, अंदर उत्तरी छोर से पश्चिमी ओर तक, पश्चिम ओर तक, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर यह धीरे धीरे आपके बहुत सारे लोगों के बीच में संपर्क आया। धीरे धीरे किसके संपर्क में आया? सबसे पहले ये कबीलों के संपर्क में आया, कबीलों के संपर्क में आया, ठीक है। फिर कबीलों के बाद ये आपका कहाँ गया जाएगा? देखो धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि कहाँ वहाँ पर कबीलों में चीन के साथ ये किया, ठीक है। तो चीन के बाद ये गया आपके मध्य एशिया के बाद गया उत्तर भारत, ऊपर वाला साइड। उसके बाद ये गया ईरान में, ईरान के बाद इराक में, इराक के बाद ये सीरिया में गया, और सीरिया के बाद ये रोम में गया, रोम तक पहुंचा, ठीक है। सी हाउ मच अ लॉन्ग रूट इट हैज़ बिन क्रिएटेड। ये पूरा का पूरा आपका सिल्क रूट है। अब देखो, जब सिल्क रूट के बारे में हम लोग उत्तर भारत में है, इसका मतलब हम लोग क्लास में इसको हिमालय के टाइम भी डिस्कस किए थे सिल्क रूट को, ठीक है। तो जब ये इतना दूर तक पहुंचा तो इसका मतलब रेशम का व्यापार ही खाली नहीं होता था। इसका मतलब सिर्फ रेशम का ही व्यापार नहीं, सिर्फ रेशम का ही व्यापार नहीं होता था, ठीक है, बल्कि क्या होता था, इससे जुड़े जितने भी लोग, अपने जितने भी अमाउंट्स है, जितने जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक को वो ट्रेडिंग में लाना, चीज़ों को वो ट्रेडिंग करना चाहते थे, वो सभी चीज़ों का यहाँ पे ट्रेडिंग होता था। क्लियर है? तो बल्कि हम ये कहेंगे कि इससे जुड़े जितनी भी चीज़ें थी, सभी लोग अपने अपने
उत्पादों का व्यापार करते थे। ठीक है, सभी चीज़ों का व्यापार करते थे। ठीक, बट इसका जो एक इम्पैक्ट था कल्चर के ऊपर, वो क्या था? कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट आई विल से दैट कि ये जो बुद्धिज़्म है ना, ये बुद्धिज़्म जो इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड हुआ या विश्वव्यापी हुआ, वो इसी मार्ग के रूट में ही हुआ। ठीक है, तो यूनेस्को ने भी इसको 2014 में विश्व धरोहर के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो जस्ट राइट वन लाइन अबाउट दैट। व्यापार करते थे। और फिर हम बोलेंगे कि बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म को वर्ल्ड वाइड धर्म बनाने में रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, played an important role क्लियर है। इसके बाद अब एक्चुअल में क्या हुआ, अब इसका पतन क्यों हुआ, तो पतन को भी लिखना है। पतन इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास लेटर ऑन डेवलपमेंट ऑफ सी रूट फॉर ट्रेडिंग, यानी कि कालांतर में आप लिखना, कालांतर में समुद्री मार्ग की महत्ता बढ़ने से रेशम मार्ग पर व्यापारिक प्रभाव कम हो गया। बढ़ने से रेशम मार्ग पर व्यापारिक प्रवाह कम हो गया। क्लियर है। फिर इसको लास्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि यूनेस्को वाला पार्ट, यूनेस्को ने आपके 2014 में इसको क्या किया, विश्व विरासत बनाया। क्लियर है, इज इट ओवर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेशम मार्ग पूर्व और पश्चिम में आपके सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों प्रकार का आदान प्रदान, पश्चिम में आपके पूर्व और पश्चिम के एक्चुअली बीच में आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान किया, आदान प्रदान के लिए फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्लियर है। अब तो हम इसके ही वजह से हम, आप देखोगे कि मध्य एशिया में भारत का भी प्रभाव है। ठीक है, तो इसी कारण मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा गया। भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा गया। क्लियर है। तो किसका प्रभाव देखा गया, सांस्कृतिक प्रभाव देखा गया। अब देखो, ये जो आदान प्रदान हुआ, इसके साक्ष्य हमें कैसे मिलते हैं। ये जो हमारे पास ये क्या प्रदान हुआ, किसके, ये आपके जो मध्य एशिया और भारत, ठीक है, के बीच में क्या हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। इसका हमें क्या मिलता है, प्रमाण बोलो या प्रूफ बोलो या एविडेंसेस बोलो कैसे मिल सकता है। ना सी कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस बोलो या प्रमाण बोलो जो हमें ये कहते हैं कि हमारा मध्य एशिया के साथ कल्चरल बोलो या सांस्कृतिक संबंध है।
ठीक है, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस है, इट इज़ नॉट अ सिंगल वन, राइट। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे देश होंगे इस मध्य एशिया में, ऐसे बहुत सारे देश हैं, कई देशों में हम क्या देखेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि वहाँ पे प्राचीन स्तूप देखेंगे, स्तूपों में देख सकते हैं, मंदिरों में देख सकते हैं, मंदिरों में, वहाँ के मठों में देख सकते हैं, मूर्तियों में, और वहाँ पर मौजूद चित्रों में, शैल चित्र बोलो या ऐसे चित्रों में, मंदिरों के दीवारों पे जो चित्र हैं वहाँ पे चित्रों से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है ये एविडेंसेस। तो मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था कि 2 चीज़ें हमें इस में पढ़नी है। पहली चीज़ कौन सी पढ़नी है, पहले हमें वो आपके रेशम मार्क पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा हमें बोमियाल का स्टैचू देखना है, जहाँ बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था रेशम मार्क क्या है, ठीक है, और उसके बारे में पूरा डिस्कस किया था। तो हम इसमें 2 ही चित्र को पहला वाला देखेंगे। पहला वाला क्या था, रेशम मार्क, ठीक है, रेशम मार्क हो गया, क्लियर। अब इसमें क्या देखेंगे, तो रेशम मार्क में पहले हमने डिस्कस किया लेता, आई थिंक आई हैव मेक अ 50 वर्ड्स नोट ऑल्सो। तो अब रेशम मार्क में एक्चुअली देखो, रेशम मार्क छोटी सी तो जगह है नहीं, वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, उसमें कई सारे भाग थे। तो हम लोग थोड़ा सा उस भाग के बारे में देखते हैं। जैसे कि देखो रेशम इसमें दिखना कि इसमें कई सारे भाग थे, ठीक है, भाग थे। अब जहाँ से आपके, जहाँ बहुत भिक्षु जो थे, जहाँ भिक्षु थे और धर्माचार्य बोलो, जो गुरु भी थे, धर्माचार्य बोलो या गुरु बोलो, आचार्य बोलो, इवन व्यापारी बोलो या तीर्थयात्री बोलो, ठीक है, ये सभी क्या थे, यात्रा के बीच वहाँ पे रुका करते थे, विश्राम करते थे, भोजन खाते थे। तो क्या करते थे, ये सभी यात्रा के बीच में रुका करते थे, ठीक है। उसके बाद तुम एक और देखोगे कि ये जो सिंस यहाँ पर इतना उनका रुकना हुआ या इतना यूज्ड अप हुआ ये प्लेस, तो हम इसीलिए आपको बोले थे कि ये जो बौद्ध भिक्षु का जो विचारों को, या आप बोलो बौद्धिज्म के विचारों को, एक्चुअली जो इनका विश्व स्तर पर आदान प्रदान हुआ या प्रसार हुआ, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इसकी थी, इस मार्ग की, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि यही आगे चलकर बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बने, ठीक है, क्या बने, बौद्ध भिक्षा के बहुत सारे केंद्र बने। अब इसी का ही एक रेशम मार्ग का ही जो दक्षिणी छोर था, ठीक है, तो दक्षिणी रेशम मार्ग में आपके यारकंद, आपका खेतान, आपका मीरान, फिर आपके कूची, ये सब क्या है, ये सब जो हैं, ये सब आपके विश्राम स्थल थे, विश्राम स्थलों का नाम है, विश्राम स्थलों के नाम है, ठीक है, विश्राम स्थलों के क्या है, नाम है। तो थोड़ा सा याद रखना कि कभी कभी पूछ सकता है कि ये जो नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, देन यू हैव टू आंसर कि ये सब क्या है, ये विश्राम स्थलों के नाम थे। आगे बढ़े, रेशम मार्ग के बाद मैंने आपको एक भी और भी कहा था कि अफगानिस्तान में बुद्ध की संसार की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है, उसके बारे में भी यहाँ पे देखो। इन जो आपके विश्राम गृह या आप बोलोगे विश्राम करने के जो स्थल थे, वहाँ पे आपको भारतीय संस्कृति की बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख देना कि इन विश्राम स्थलों में भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर की गहरी छाप
छाप देखी जा सकती है। प्रभाव यानी कि देखा जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैं बोलूँगी वो था आपका क्या, बोमियाल का बुद्ध की प्रतिमा। तो हम एक और लिख सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो बामियान है, ठीक है, अफगानिस्तान का जो बामियान है, कंधार आदि स्थानों पर भी भारतीय कला के उत्कृष्ट, आप क्या देखोगे, उत्कृष्ट स्कल्पचर्स देख सकते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर एक नोट बता देना कि अफगानिस्तान, हम नोट बना के क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म जो था वहाँ पर 17th सेंचुरी तक वो वहीं पर था, मतलब 7वीं शताब्दी तक वो वहीं पर था। लेकिन बाद में वहाँ पर क्या आया, इस्लाम धर्म आया, वो उसे मतलब आप उसे हटा के आया, अपरदस्त कर दिया गया। बाद में इस्लाम धर्म ने इसे अपदस्थ कर दिया, ठीक है, अपदस्थ कर दिया। क्लियर है ना इतना। अब एक 50 वर्ड्स हम लोग लिखेंगे कि बुद्ध की इस प्रतिमा के बारे में, क्योंकि ये वर्ल्ड की बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, ठीक है, जो कि 2001 में तालिबानियों के आक्रमण के कारण अफगानिस्तान में इसको ध्वस्त कर दिया गया। बट डोंट वरी, उसी के तर्ज पर चीन में जिसे हम स्प्रिंग टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो हैनान प्रांत में इसी 128 फीट की बुद्ध की आज तक की सबसे बड़ी प्रतिमा वहाँ पर स्थित है। तो थोड़ा सा हम लोग इस प्रतिमा के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसमें कि बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा या मूर्ति, जो भी बोलो, विश्व की, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये दुनिया की बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। संसार में सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति, ठीक है, बामियान की ईसवी सन के इनिशियल ईयर्स में चट्टानों को काट कर बनाई गई थी, ठीक है। That's why it's such a large and huge big your statue of Buddha, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि एक्चुअली में 2001 में तालिबानी कट्टरपंथियों ने एक्चुअली इसे नष्ट कर दिया, ठीक है। अब बात क्या हुई कि इसी विवादित है, एक्चुअली नष्ट कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा विवाद भी था। बट ड्यू टू दिस, इसी के तर्ज पर आप देखना, वर्तमान में करंटली चीन के हैनान प्रांत, कौन से प्रांत, हैनान प्रांत, ठीक है, हैनान प्रांत में आप देखना स्प्रिंग टेम्पल, ठीक है, स्प्रिंग टेम्पल में बुद्ध की संसार की सबसे बड़ी मूर्ति रखी गई है। बुद्ध की संसार की सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है, बड़ी मूर्ति है।
या प्रतिमा आप बोल सकते हो, सबसे बड़ी है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अब इसे बनाया कब गया? एक्चुअल में जैसे ही तालिबानियों ने इसे नष्ट कर दिया गया ना, नष्ट किया, वह उसके तुरंत बाद ही चीन में इसको बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है? और बनने के बाद ठीक है, ये 128 मीटर ऊंची है। ठीक है, ऊंची है, जिसमें आप बोलना, जिसमें थोड़ा सा डायमेंशंस बता देते हैं आपको। 20 मीटर सिर्फ ऊंचा आपका कमल का सिंहासन है, कमल सिंहासन है। ठीक है, इसमें ये है। और आप उसमें ऊंचे आधार पर जोड़ लिया जाए, मतलब 25 मीटर क्या किया गया है, उसको एक बेस दिया गया है, तो 25 मीटर ऊंचा आधार है, ऊंचा आधार है। ठीक है, ओके। और तो इसकी कुल ऊंचाई, जब ये सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर लेंगे तो कुल ऊंचाई आप बोलना, टोटल हाइट इसकी एक्चुअली क्या है, 153 मीटर है। ठीक है, तो अब अब फिर से इसको क्या किया गया कि सन आपके 2008 में, ठीक है, इसको कहीं शक्ल दी गई है, इसका रिनोवेशन बोल देना, रिनोवेशन किया गया, तो फाइनली इसकी हाइट जो रिसेंट में है 208 मीटर ऊंची है। ठीक है, क्या है, 208 मीटर ऊंची है। ओके, चलो। ठीक है, अब देखो, ओके, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बट सिर्फ यही तो नहीं था ना, यहाँ पर आपके इन दोनों के अलावा भी ये जो मध्य एशिया के साथ हमारा जो व्यापार है, इन दोनों चीज़ों के अलावा भी थोड़े से मतलब अगर ज़्यादा मार्क्स के आगे आगे आप पूछ लिया, ये तो दोनों तो फेमस है, पर पूछ लिया अगर, तो आप बोलना कि जेड नामक एक बहुमूल्य पत्थर है, प्रीशियस जोम है, बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, फिर घोड़े, घोड़े और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों का क्या होता था, ट्रेड होता था या व्यापार होता था, ट्रेड या व्यापार होता था। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या है कि ये जो मार्ग से होकर जाने वाले अधिकतर प्रभावशाली तत्व क्या थे, बौद्ध धर्म था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे प्रभावशाली चीज़ क्या थी इस मार्ग की, वो हमारा बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो इस मार्ग का इम्पोर्टेंट, रेशम मार्ग का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, इम्पोर्टेंट पार्ट आपका बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, या आप बोलो प्रभावशाली फैक्टर, जो आप बोल सकते हो, तत्व बोल सकते हो, तत्व जो था वो क्या था, आपका बौद्ध धर्म था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापार मार्ग से आप धर्म और दर्शन और आस्था, विश्वास, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, प्रचार प्रसार खूब ज़्यादा हुआ। तो आप बोल सकते हो कि इस व्यापारिक मार्ग के द्वारा, व्यापारिक मार्ग के द्वारा, ठीक है, क्या क्या हुआ, धर्म और दर्शन, ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, आस्था और विश्वास का, आस्था और विश्वास का, ठीक है, फिर भाषा और साहित्य का, साहित्य का, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ठीक है, फिर आप बोलना कला और संस्कृति का, कला और संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इज़ दिस क्लियर। अब एक और चीज़ है कि जो अफ़गानिस्तान का जो खेतान राज्य है, उसमें भी भारत का जो संस्कृति है उसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। आप बोलोगे क्या कि इसके साथ ऐड कर लेना, इसके साथ ऐड कर लेना कि खेतान, खेतान, ठीक है, खेतान कहाँ पर है आपके, तो अफ़गानिस्तान का जो खेतान राज्य है वो कहाँ पर है, आप खेतान राज्य है वो आपके अफ़गानिस्तान में है। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि आपके भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, भारतीय संस्कृति का भी प्रचार हुआ, खूब प्रचार हुआ। क्लियर है इतना? आई थिंक, आई होप यू हैव क्लियर्ड। तो देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो मेंस में कि खेतान राज्य में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे कर सकते हैं? तो आप देखना कि इसमें तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ आपके, तो खेतान राज्य में भारतीय संस्कृति का प्रचार, भारतीय संस्कृति का प्रभाव। ठीक है, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो खेतान मैंने पहले भी बोला था कि ये दक्षिणी पार्ट है, दक्षिणी रेशम मार्ग है, ठीक है। और ये है कहाँ पर? ये आपके अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति लगभग आप बोलना कि बहुत सालों तक थी, लगभग 2000 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है। क्लियर है? तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखूं तो आप बोलना कि एक तो ये रेशम मार्ग में स्थित एक पड़ाव है, मतलब एक रुकावट है, एक पॉइंट है, जहाँ पे हम ठहरते थे, जहाँ से हम विश्राम करते थे, एंड ऑल दोज थिंग्स। अब ये उस वक्त क्या था कि चीन का हान वंश जो था, राजवंश के अंतर्गत आता था। क्लियर है? उनके अंतर्गत आता था, लेकिन ये खुद में ही एक राज्य था, आता था, परंतु एक स्वायत्त राज्य था। क्लियर है? लेकिन बौद्ध धर्म का जो विकास यहाँ पर खूब हुआ, बौद्ध धर्म का विकास, ठीक है। बौद्ध धर्म का यहाँ पे खूब विकास हुआ, ये तो कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि जो यहाँ पे कैसे मिला, तो हमें क्या मिलेगा कि खेतान से प्राप्त आपके पहली शताब्दी के सिक्के मिले। अब इन सिक्कों के 2 पार्ट थे, 2 हिस्से थे ना, इधर का और उधर का। तो जब हम ये देखें तो हमें क्या मिला कि एक्चुअली में एक भाग में एक और आप बोलना चीनी भाषा मिली, तो दूसरी ओर हमें क्या मिला? दूसरी ओर एक्चुअली हमें प्राकृत भाषा और आपकी खगोष्ठी भाषा मिले, खरोष्ठी जो लिपि है उसमें लिखा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें बहुत सारे रेत में धंसे हुए मठ मिले, जिनकी खुदाई करने पर हमें बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध दर्शन से प्राप्त पांडुलिपियाँ जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी, वो हमें मिली है। सो हम देखेंगे कि रेत में खुदाई करने के पश्चात आपको क्या मिलेंगे? बड़ी संख्या में बौद्ध मठों में संस्कृत में बौद्ध दर्शन की पांडुलिपियाँ मिले, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो थे, यही हमारे मध्य आपके एशिया से भारत के संबंध को बारे में दृष्टिगोचर करते हैं, ठीक है। बाकी आप मैप्स में देखोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब हम लोग सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया की बात करते हैं, तो पॉलिटिकली हम लोग क्या देखते हैं? पॉलिटिकली हम लोग कौन कौन सी देश देखते हैं, बताओ?
इसमें हम लोग बहुत सारे देश देखते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है, देखो एक तो रिलेशंस हम लोग के बहुत साल पुराने हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही है अभी कि हम लोग बहुत लगभग 2000 साल पहले से देख रहे हैं इसको। बट अगर हम पॉलिटिकली अभी के स्थान पर देखें तो हम क्या क्या देखेंगे, हमारे पास मिलेगा आपका पूरा का पूरा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, फिर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, फिर आपको और भी मिल जाएगा, उज्बेकिस्तान हो गया, कर्जिस्तान मिलेगा, ठीक। सो ऑल दीज थिंग्स हम लोग को कहाँ मिलेगा, हम लोग को जब भी हम लोग इसके बारे में स्टार्ट करेंगे, जब भी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग सेंट्रल एशिया में और भी देश हैं इसमें मिलेंगे। लेकिन देखो ये तो मेनली हमारे सिल्क रूट के द्वारा हुआ, जिसमें हम लोग उसके थ्रू हम लोग बुद्धिज़्म के आइडियाज़, फिलोसॉफी, रिलीजन, थॉट्स, इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। बट बाद में भी हम लोग इस रूट में एक्चुअली जो बुद्धिज़्म का जो इस रूट से प्रचार प्रसार हुआ, उसमें सेंट्रल एशिया के बहुत सारे सिटीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म के जो पाथवे हुआ, पाथवे से ट्रांसफ़र हुआ, पाथवे से गया, वहाँ पर हम लोग क्या-क्या देखेंगे, बहुत सारे सेंट्रल एशिया के सिटीज़ देखेंगे, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे शहर देखेंगे जो यहाँ पे बसे, जो बसे हैं वो क्या थे, मर्व था, ठीक है, फिर खलचायान था, फिर तिर्मिज़ था और आपका बोखरा था, बोखरा एक्सेट्रा। और भी देश थे जहाँ पे हम यहाँ के स्तूपों देखते हैं, ठीक है, मठों को देखते हैं, ठीक, स्तूपों और मठों को देख सकते हैं, स्तूपों और मठों को देख सकते हैं, यानी कि स्तूपास एंड मोनास्ट्रीज, ठीक है, इन दिनों को हम लोग देख सकते हैं। अब देखो ज़रा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि ये जो आपके बाबर थे, ठीक है, बाबर जो कि 1526 में आपके यही फरगाना से आए थे, फरगाना, फरगाना, इसे हम क्या कहते हैं, फूड बाउल ऑफ सेंट्रल एशिया, फूड बाउल ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, यहीं से बाबर आए थे, ठीक है। तो हमारा जो पानीपत का जो मैदान था, बाबर यहीं से आए थे, ये बाबर यहीं से पानीपत के मैदान में आए थे, पानीपत, ठीक है, पानीपत। और ये जगह जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, याद रखना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। सो वी सी दैट दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये यहीं से आए। तो इसका मतलब क्या कि इसी के बाद तो मुगल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मुगलों का इंडिया में क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। So see how we have this past our relationship with Central Asia। आगे देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार भी हैं, जैसे आपके बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे कलाकार बोलो या पर्सनालिटीज़ बोलो, पर्सनालिटीज़, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि अमीर खुसरो, ठीक, फिर दहलावी, फिर बरूनी, फिर अब्दुर रहीम खान, ठीक है, फिर खाना एक्चुअली, और भी बहुत सारे हैं जो इसी सेंट्रल एशिया का जो रूट है, सेंट्रल एशिया का जो मार्ग है, मार्ग से भारत आए, भारत में बसे और अपना नाम कमाया, क्लियर है। तो इसका मतलब फिर अब और भी आ जाओ, तो जो सोवियत का पीरियड था, सोवियत काल था, जो सोवियत काल में भी, सोवियत
काल या सोवियत पीरियड बोलो, वहाँ पर भी उस दौरान भी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर हुआ, म्यूज़िक हुआ, ठीक है। फिर आप देखना कि जो हमारा नृत्य है, फिर हमारे जो मूवीज़ हैं, हमारे जो साहित्य है, लिटरेचर है, ये क्या है कि आपके इनके साथ बहुत सारे पैचमेंट हुए, बहुत सारे कलाकार हुए, कलाकार जैसे कि राज कपूर उस दौरान थे, नरगिस थे। ये सब क्या थे कि टीवी में अपने चलचित्रों के द्वारा भारत को प्रदर्शन करते थे और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने में हमारी मदद की। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।